स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव से खेसारी लाल यादव मिलने के लिए पहुंचे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि खेसारी लाल यादव सुपरस्टार है, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार है। वो फिल्म भी बनाते हैं और गाने भी गाते हैं, साथ ही साथ एल्बम भी बनाते हैं। यह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर तक चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद खेसारी लाल यादव के बिहार की किसी विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चलने लगी है। हालांकि खेसारी लाल यादव इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, वे फिल्म इंडस्ट्री में ठीक है। जी हाँ, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि वे बड़े भाई का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए थे, हम तो हीरो ही सही है, हम ऐसे ही गर्दा उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं और अच्छे गाने गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि तेजस्वी से उनका भाईचारा है। भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे आज में जीते हैं, कल क्या होगा उन्हें नहीं पता है। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं, आज वे हीरो हैं, आने वाले कल में क्या होगा पता नहीं है। दोस्तों पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने कल झंडा उत्तोलन किया, जिसके बाद उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित किया। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने पहले बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और फिर अपने संबोधन में सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी बात कह दी। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद कैसे बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। उन्होंने याद दिलाया है कि 24 नवंबर 2005 को जब उनकी सरकार बनी तब बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 22,481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बेहद कम थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए पुलिस भर्ती पर जोर दिया गया है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि पुलिस बल की संख्या पहले 1,10,000 रुपये तक बढ़ाई गई और अब लक्ष्य 2,29,000 तक रखा गया है। जब वर्तमान में पुलिस बल 1,31,000 तक पहुंच चुका है और फिर नियुक्तियां जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा हो सके। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2005 के बाद से बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और अब बिहार में डर या फिर भय का माहौल नहीं है। दोस्तों बिहार में बाढ़ से 25 लाख आबादी प्रभावित हो गए हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने राहत और मुआवजा जल्द बांटने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून के दौरान गंगा समेत अन्य नदियों की वजह से आई बाढ़ से 25 लाख लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में इस संबंध में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द राहत पहुँचाने और किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे, साथ ही साथ प्रभावित लोगों को जल्द ही और पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की नदियों के जलस्तर की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच राहत एवं बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से करते रहे। यह सरकार में आने के बाद से ही हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अनुग्रह राहत राशि का वितरण जल्द से जल्द कराया जाए। यह बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर के किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे 2025 के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित गांधी मैदान में भव्य झंडा उत्तोलन समारोह किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न सरकारी अधिकारियों, पुलिस बल, स्कूल और फिर कॉलेजों के छात्रों के अलावा आम जनता भी शामिल थी। वहीं पर झंडा उत्तोलन और फिर परेड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए पिछले वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और फिर भविष्य की योजनाओं का विस्तार से विवरण दिया।
वहीं पर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। इसके साथ ही नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को 100 रुपये किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय लिया है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी के लिए सभी आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर निरीक्षण आयोग और फिर कई सारे आयोग के शुल्क के रूप में बस न्यूनतम पैसे लिए जाएंगे। दोस्तों, बिहार ने उद्योगपतियों के लिए देश का सबसे बेहतर ऑफर पेश कर दिया है। अब बिहार में अगर कोई उद्योग लगाता है तो उसे वैसी मदद मिलेगी जैसी देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली कई अहम घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अब बड़े उद्योग लगाने वालों को सरकार 1 लाख रुपए में 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जो भी निवेशक बिहार में 100 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक का निवेश करेंगे उन्हें पहले की तुलना में दोगुना इंसेंटिव मिलेगा। जब पहले 20 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके अब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में उद्योग लगाने वालों को स्टेट जीएसटी की छूट केवल 5 वर्षों के लिए मिलती थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा करके 14 साल कर दिया गया है। यानी कि जो कोई भी उद्योग लगाएगा उसे 14 साल तक जीएसटी नहीं देना होगा। इसका लाभ बड़े निवेशकों को लंबे समय तक मिलेगा और फिर वे राज्य में अपने उद्योग को स्थिरता से चला पाएंगे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले जिन निवेशकों ने उद्योग लगाए थे लेकिन किसी कारणवश बंद हो गए, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। ऐसे लगभग 750 उद्योगपतियों को फिर से अपने उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योग विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है। जी हां, राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया है। दरअसल बात है कि बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जमीन सर्वेक्षण का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया है और सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को इस अभियान में लगाया गया है। वहीं पर राजस्व महाअभियान का मुख्य मकसद डिजिटलाइज जमाबंदी में सुधार करना, छीटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज करना, उत्तराधिकार नामांतरण और फिर संयुक्त संपत्तियों का बंटवारा नामांतरण पूरा करना है। वहीं पर 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत सरकार भवन या फिर अन्य सरकारी भवनों में हल्कावार शिविर लगाए जाएंगे, जब प्रत्येक शिविर में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और फिर इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे, जो आवेदनों का संक्षिप्त डाटा ऑनलाइन दर्ज करेंगे। वहीं पर शिविर के प्रभारी राजस्व कर्मचारी होंगे जो कि प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अपर समाहर्ता रोज शाम 6 बजे तक समेकित रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉले के बीच हुई भीषण टक्कर में बिहार के 11 लोगों की जान चली गई है। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे को दुखद बताया, जब पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और फिर घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने एवं घायलों के समुचित इलाज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से समन्वय स्थापित करके समुचित कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 35 के आसपास लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी हुई एक बस रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। दोस्तों, नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब मात्र 100 रुपए में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी, दरअसल बात है कि बिहार में चुनावी बयार तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को एक बड़ा तोहफा देकर के चुनावी दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए परीक्षा शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। अब
सिपाही से लेकर के एसडीएम तक की सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए मात्र 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एक एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। जब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक और निर्णय लिया है। उन्होंने आगे बताया है कि राज्यव्यापी सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली सभी आयोगों जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस और सेवा आयोग और फिर केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की प्रारंभिक परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए बड़ी छूट दे दी गई है। अब अभ्यर्थियों को सिर्फ 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा और फिर अधिक से अधिक युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खुला पत्र लिखा है और इसमें सत्ता पक्ष के खिलाफ जम करके हमला बोला है। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि बिहार की जनता तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने नागरिकों से ज्यादा संख्या में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तब बिहार के लोगों को अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी और सत्ताधारी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता के पिट्ठुओं ने बिहार के लोगों को हास्यास्पद स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। इससे पहले उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के नाम खुला पत्र लिख करके अपने नाम की राखी बांधने के लिए भी कहा था। जब वहीं पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार के मतदाताओं के नाम लिखे पत्र में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो फिर ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। यह स्वाधीनता का मतलब क्या यही है कि हम अपने घरों पर तिरंगा लहरा दें, तानाशाही हमारा गला घोंटती रहे और हम देशभक्ति के गीत गा करके झूमते रहें। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर के पंडित नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्काउट गाइड परेड में भाग ले रही कई छात्राएं अचानक बेहोश होने लगी। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के झंडोत्तोलन से ठीक पहले ये घटना सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फिर मेडिकल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी छात्रों को एम्बुलेंस के माध्यम से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 6 स्काउट गाइड छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पर स्थानीय लोगों और फिर कुछ अभिभावकों ने बताया है कि छात्रों की तबीयत खराब होने की मुख्य वजह सुबह से लगातार अभ्यास करना और पर्याप्त विश्राम और फिर जलपान की कमी रही है। बताया जा रहा है कि छात्राएं अहले सुबह से धूप और फिर उमस से परेड रिहर्सल कर रही थी, जिसके कारण उन्हें थकान और फिर डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। दोस्तों, छठ पर्व, दीपावली पर्व और दुर्गा पूजा के दौरान अब बिहार लौटने वालों को अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब बस टिकट की किल्लत और फिर ऊंचे किराए की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पीपीपी मोड पर बिहार सरकार अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर भविष्य सेवा मुहैया हो सकेगी। जो वहीं पर आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से दुर्गा पूजा, छठ जैसे अवसरों पर बिहार आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। जब बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया है, इसके लिए पीपीपी मोड पर अंतर्राज्यीय बस परिवहन शुरू करने जा रही है। वहीं पर इसके अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा देने वाले निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीक सीजन में प्रति सीट 150 रुपये और ऑफ सीजन में प्रति सीट 300 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और फिर निजी ऑपरेटरों के बीच 5 साल का अनुबंध किया गया है, जिससे दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले बसों की संख्या और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में 8वीं तक के 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां माता पिता का पलायन भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जहां बिहार में बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बिहार में पहले से 8वीं कक्षा तक के 65 लाख बच्चे नामांकन के बावजूद स्कूलों में पढ़ने नहीं पहुंच रहे हैं। जहाँ सरकारी स्कूलों में जुलाई माह में महज 55 से 60% बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। बिहार में पहले से 5वीं कक्षा तक 1 करोड़ से अधिक बच्चे नामांकित हैं, जहाँ इनमें से 40 लाख बच्चे कक्षाओं में अनुपस्थित रह रहे हैं। यह 6ठी से 8वीं के कुल
57 लाख बच्चों में से 25 लाख कक्षाओं से गैर हाजिर मिले हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में पहले से 8वीं तक के 7 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। यह आंकड़ा मध्याह्न भोजन को लेकर के बच्चों की संख्या की समीक्षा से सामने आया है। जब कक्षा में उपस्थित बच्चों को ही मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या भी सवालों के घेरे में रही है। इनमें उपस्थिति से अधिक बच्चों का आंकड़ा दर्ज किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों की संख्या जुलाई के आंकड़े से भी कहीं अधिक हो सकती है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब बिहार से हावड़ा तक मात्र 6 घंटे में यह सफर पूरा हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि चुनावी साल में बिहार को लगातार नई और आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिल रही है। इसी क्रम में बिहार के एक और शहर मुंगेर जिले के जमालपुर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। ये राज्य की सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगी। ट्रेन का उद्घाटन शनिवार आज 16 अगस्त 2025 को किया जाएगा, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना करेंगे। दोस्तों, बिहार में बढ़ती गाड़ियों की संख्या से वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह पर्यावरण और फिर मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। जब वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग बिहार के सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जब विभाग के अनुसार बिहार के 132 प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं थे। इन प्रखंडों में केंद्र स्थापित करने के लिए अब तक 46 प्रखंडों को कुल 1,05,72,576 रुपए की अनुदान राशि दी गई है। वहीं पर योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 5 पीएसयू केंद्र भभुआ में, 4 केंद्र बांका और फिर मधुबनी में, 3 केंद्र दरभंगा, गया, जहानाबाद और कटिहार में, 2 केंद्र मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, नवादा, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सिवान में और 1 केंद्र समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, छपरा और फिर अरवल जिले स्थापित करने के लिए राशि दी गई है। वहीं पर विभाग के अनुसार बिहार में कुल 1553 पीयूसी संचालित हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 264 केंद्र पटना, 81 मुजफ्फरपुर, 76 गया, 74 वैशाली, छपरा में 66 और 62 समस्तीपुर जिले में। इन केंद्रों पर अधिक से अधिक गाड़ियों की प्रदूषण की जांच सुनिश्चित की जा रही है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मोतिहारी में साफ कर दिया है कि बीपीएससी को टीचर भर्ती परीक्षा यानी कि TRE 4 का अभियाचन बहुत जल्द भेजा जाएगा। उनके मुताबिक इस भर्ती से हजारों लोगों को नौकरी मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद TRE 5 की परीक्षाएं भी करवाई जाएगी, जिससे और ज्यादा पद भरेंगे। वहीं पर मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग अब तक 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुका है और फिर ये सब पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हुआ है। हम मेरिट के आधार पर भर्ती करते हैं, किसी भी तरीके की गड़बड़ी या फिर पक्षपात की कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनील कुमार के मुताबिक TRE 4 का अधियाचन तैयार है और फिर बस फाइनल स्टेज में है। जैसे ही बीपीएससी को भेजा जाएगा, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार अलग अलग विषयों और फिर कैटेगरी के लिए हजारों पदों पर बहाली होगी। जहां उनका कहना है कि मकसद ये है कि योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नौकरी मिले और फिर स्कूलों में टीचर्स की कमी पूरी हो। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए हाईटेक सुविधा देने जा रही है। बिहार सरकार की कोशिश है कि सभी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और फिर अंगीभूत कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा है। ऐसे में सरकार की ओर से 243 डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 90,50,47,000 रुपए खर्च किया जाएगा, जैसे स्वीकृत कर लिया गया है। इस राशि से सभी विधानसभा में एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। सभी लाइब्रेरी में 10-10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यहाँ पर अस्थायी बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और फिर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जिन्हें छात्र आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। यह डिजिटल लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण संस्थान में विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि शिक्षक डिजिटल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को भी समान रूप से तकनीकी और फिर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
दोस्तों बिहार के जहानाबाद से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के देश के स्वतंत्रता दिवस पर जो कुछ कहा है उसे जान करके आपका दिमाग घूम जाएगा। खास बात यह है कि सांसद सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है, जहां पर उनका काम छात्र छात्राओं को पढ़ाना है। अब उनका बयान देखिए और समझिए कि वे बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे होंगे और फिर किस तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करते होंगे। जहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने घर पर झंडा फहराने के बाद समर्थकों के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि इस देश पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो अंग्रेज से माफी मांग के नाथुराम गोडसे और बॉन्ड भर करके छूटे थे। वही लोग देश को गुलाम बना लिया है चालाकबाजी से और पैसे के बल पर, धन के बल पर। जिस सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करने वाले आरजेडी सांसद का ये बयान सामने आया है नाथुराम गोडसे को लेकर के। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले के 3 गछिया कृषि बाजार समिति स्थित गोदाम में बड़े स्तर पर चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। एसडीएम आलोक चंद्र चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर गोदाम में छापेमारी की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। जांच के दौरान पाया गया है कि गोदाम में रखे गए 2950 मीट्रिक टन अनाज में से लगभग 350 मीट्रिक टन चावल गायब हैं। यह इतना ही नहीं, कुछ बोरियों में चावल की जगह ईंटें भरी मिली है, जिनका वजन प्रति बोरी लगभग 50 किलोग्राम था। एसडीएम ने मौके से एजीएम के निजी ड्राइवर ऋषि की स्विफ्ट डिजायर कार से 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में ड्राइवर ने स्वीकार किया है कि ये रकम एजीएम की है। छापेमारी के दौरान गोदाम में एजीएम और मार्केटिंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे, जिससे संदेह और गहरा गया। एसडीएम आलोक चंद्र चौधरी ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से चावल की कालाबाजारी को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर के नगर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की जांच में अन्य संलिप्त लोगों की भी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों वीआईपी प्रमुख बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में निःशुल्क नाव सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुंबई छोड़ करके जब लौट करके आया तो देखा कि लोग आज चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ के लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराने और फिर उनके संघर्ष में साथ देने के लिए मुंबई से छोड़ करके बिहार आ गया। मुकेश सहनी ने कहा कि एक वोट से व्यवस्था बदल सकती है और जीवन बेहतर हो सकता है। उन्होंने लोगों से वोट की ताकत को समझने का आह्वान किया है और कहा है कि अगर सही वोट का इस्तेमाल किया जाए तो फिर अच्छे दिन आएंगे। जय मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि आज भी लोग बाढ़ के दौरान एक दूसरे गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग लालू यादव की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और गरीबों के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों बिहार में एसआईआर को लेकर के मैच घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार वासियों के नाम लंबा चौड़ा पत्र लिखा और वोट की आज़ादी पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने पत्र के जरिए दिया है और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा कि तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार, आपसे विनम्र अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की आप कोशिश ना करें। बिहार की जनता आपकी हकीकत को भली भांति जानती भी है और समझती भी है। आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं इसका गवाह बिहार के 13 करोड़ लोग हैं। लालू यादव जी ने किस तरह लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर मत पेटियों को लुटवाने का काम करते थे, वे पूरा बिहार जानता है और देश जानता है। तेजस्वी यादव जी, राजद के शासनकाल में आपके पूज्य पिताजी ने गुंडाराज के जरिए लोकतंत्र को बंधक बना लिया था, जब गिरवी रख लिया था, जब बूथ कब्जा करने की जिस संस्कृति को आप लोगों ने शिष्टाचार बना करके 15 साल तक सत्ता हासिल की, जब उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी जरा रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। वहीं पर बिहार के लोग आज भी कांप जाते हैं इस बात की कल्पना करके जो दौर लोगों ने 1990 से 2005 के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के शासनकाल में देखा है कि किस तरह से सत्ता का खुले तौर पर उल्लंघन अपराधियों के हाथ साथ आपकी प्रशासन व्यवस्था खड़ी होती है, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का चीरहरण होता था, या उससे पूरा बिहार परिचित है। आप बिहार के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी हकीकत को पूरा बिहार बेहतर तरीके से भी समझ रहा है और देख भी रहा है। आप राहुल गांधी जी के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालिए। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूरा देश
लेकिन मैं राहुल गांधी जी से भी इसे पूरा देश जानना चाहता है कि कृपया करके ये बताएं कि 1951 से 52 यानी कि देश में जो पहला चुनाव हुआ था उस समय से लेकर के कांग्रेस के शासनकाल में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह से वोट चोरी हुई है, उसके बारे में भी वोट अधिकार यात्रा के दौरान जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में सीईओ का जमीन माफियाओं से मिलीभगत करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर माफियाओं ने सरकारी जमीन को नियम तोड़ करके बेच दिया और नियम तोड़ करके सीईओ ने इसका मोडेशन भी कर दिया। दरअसल बात है कि बिहार में अफसरों की भू माफियाओं के साथ मिलीभगत से सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग की करोड़ों की जमीन गलत तरीके से बेच दी गई और राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कांठी सीईओ ने सरकारी जमीन की जमाबंदी क्रेता के नाम पर से कायम कर दी। मामला उजागर होने के बाद हरकंप मच गया है। जब डीएम सुब्रत सेन ने जांच शुरू कर दिया है तो फिर झंडा उत्तोलन करने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांठी सीईओ और फिर अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कृषि विभाग की जमीन का गलत कागज बना करके बेचने वाले बचेंगे नहीं, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांठी में कृषि विभाग की जमीन बेचे जाने और फिर इनकी जमाबंदी कायम करने के मामले में जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 झांकियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान राज्य स्तरीय परेड में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रस्तुत झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झांकी की थीम थी बढ़ता बिहार सपने सच करता बिहार। इस झांकी ने बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, विद्यालयों में आधारभूत सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया है। झांकी के माध्यम से जनता से आह्वान किया गया है कि विद्यालय की घंटी बज चुकी है, सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गया है। साथ ही साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, स्वच्छ शौचालय और फिर पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया गया है। इस शिक्षा कोष के अंतर्गत शिक्षकों को टैबलेट देकर के विद्यालयों के अनुश्रवण को ऑनलाइन किया जा रहा है। झांकी में यह संदेश दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा समितियों और फिर समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में सहभागी बनाया जा रहा है। जहाँ आपके बच्चों का विद्यालय आपका विद्यालय है। जहाँ इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से बढ़ता बिहार के सपने को साकार किया जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को यानी कि कल लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में RSS की 100वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए इसे राष्ट्र सेवा का एक स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ RSS के स्वयं सेवकों ने मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। ये बयान न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से अलग था बल्कि राजनीतिक रूप से एक नई बहस की शुरुआत भी बन गया है। वहीं पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूर्व एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। जहाँ एक तरह से RSS दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। जब PM मोदी के इस बयान को RSS के योगदान की सार्वजनिक स्वीकृति के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में कम देखने को मिलता है। जब प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जहाँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि RSS ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए भारतीयों से अपील की। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वतंत्रता संग्राम में RSS का कोई योगदान नहीं था और इसलिए प्रधानमंत्री को ऐसे संगठन का महिमा मंडन करने से बचना चाहिए। इमरान मसूद ने सवाल उठाया है कि जो संगठन संविधान और फिर तिरंगे में विश्वास नहीं करता था, उसे स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिन पर कैसे सम्मानित किया जा सकता है। वहीं पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अब पूरी तरीके से RSS की दया और फिर मोहन भागवत के आशीर्वाद पर निर्भर है। यह RSS को खुश करने की हताश कोशिश है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मंच का राजनीतिकरण करके प्रधानमंत्री ने संविधान और लोकतंत्र की भावना का अपमान किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री थक चुके हैं और जल्द ही रिटायर होंगे। ऐसे में ये प्रयास उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए किया गया है।
दोस्तों बिहार में बारिश का दौर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। जब 15 अगस्त को पटना समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज सामान्य रहा, यानी कि कल, जब राजधानी पटना में भी हल्की धूप खिलती रही। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। जब खगड़िया, मुंगेर, बांका, भागलपुर, बक्सर, कैमूर और फिर आसपास के कई जिलों में वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। भारी या फिर अति भारी बारिश का अलर्ट भी अभी नहीं जारी किया गया है। वहीं पर बारिश के लिए ज़रूरी सिस्टम अब कुछ कमज़ोर हो चुका है। जब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह भारी और फिर अति भारी बारिश ज़िलों में हो रही थी, अब उस तरीके का मौसम अभी फ़िलहाल नहीं रहेगा, जहाँ ऐसा अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण, मध्य, उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व में कुछ जगहों पर आकाश से बिजली यानी कि ठनका गिरने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालपुर, सिवान, सारण, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में आज आकाश से बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई पेश की है। जब फिलहाल ये अफवाह फैल रही है कि चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है और इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। जब इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही है जिससे हर किसी को शक दूर हो गया है। जब इस दौरान सफाई देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई भी बयान कभी नहीं दिया है। जब कुछ लोग अलग अलग तरीके से हम पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री यहाँ हैं ऐसी बातें नहीं हो सकती। यह दरअसल एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद खबर आई थी कि चिराग पासवान बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पटना लौटते ही उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये भी सवाल है कि आखिर कितने सांसद एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो हाल ही में एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान के पास कुल 5 लोकसभा सांसद है और ये सभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। जब वहीं पर अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ देते हैं तो फिर ये 5 सांसद भी एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि ये एनडीए छोड़ेंगे या नहीं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में आरएसएस की जमकर के तारीफ की है, जिसको लेकर के विपक्ष ने पीएम मोदी की तीखी आलोचना की है। वहीं पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने पीएम मोदी पर स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने और फिर संगठनात्मक लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कांग्रेस और फिर सीपीआई ने भी पीएम मोदी पर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने और फिर आरएसएस को खुश करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के दौरान दुनिया के सबसे बड़ी एनजीओ की बहुत गौरवशाली और शानदार यात्रा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की प्रशंसा को स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया और आरोप लगाया है कि आरएसएस और उसके सहयोगी ब्रिटिश सैनिकों की तरह काम करते हैं, जितना वे अंग्रेजों का विरोध करते थे उससे कहीं अधिक गांधी से नफरत करते हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास रखती है और हमारे संविधान के विपरीत है। उन्होंने कहा है कि मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर जाकर के आरएसएस का गुणगान कर सकते थे, लेकिन उन्हें बतौर पीएम लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा।